तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखो कार्बन फैमिली को स्टार्ट किया था, हमने उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था, नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। हेडिंग डालें नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कॉमन प्रॉपर्टीज भी लिखवा दी, ज्यादा जरूरत है नहीं। तो देखें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप के अगर आप कार्बन के अगर आप एलोट्रॉप्स देखो तो इसके दो तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, और दूसरे आपके पास क्या होते हैं अमॉर्फस एलोट्रॉप्स। अपर रूप, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जहां पर डायमंड हो गया, ये इसका क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट हो गया, ये भी क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। और फुलरिन हो गया, ये भी आपका कैसा होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ही होता है। अगर आप देखो अमॉर्फस एलोट्रॉप्स तो आपके पास जो लैम्प ब्लैक होता है या चारकोल होता है, ये सब आपके कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अमॉर्फस एलोट्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और अमॉर्फस एलोट्रॉप्स। तो मेनली हमको जो डिस्कशन करना है वो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन की स्ट्रक्चर से करना है कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डायमंड, ठीक है। डायमंड आप बचपन से पढ़ते आए हो, बताओ डायमंड में क्या होता है। डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम्स इन अ टेट्राहेड्रल मैनर, फॉर्मिंग और जाइंट और लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो बचपन से सीखते आए हो। डायमंड में, ग्रेफाइट में क्या होता, सॉरी डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन बाकी चार कार्बन एटम से क्या होता है टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज्ड होता है। ये फिर से चार अलग कार्बन से अटैच्ड होगा, ये फिर से चार अलग कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, लाइक दिस। लेकिन एक्चुअली ये बचपन की बातें हैं, इस फॉर्म में इसको ध्यान नहीं रखेंगे। अभी आप आगे चल के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो सॉलिड स्टेट चैप्टर, वहां पे आप और डिटेल में सीखोगे। इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो होती है एफसीसी। क्या होती है, एफसीसी। तो अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो इन द क्रिस्टल, और ऐसे लिख लो क्रिस्टल ऑफ डायमंड हैज एफसीसी लैटिस। तो उसका जो लैटिस एफसीसी होता है, in which carbon atom forms FCC lattice and carbon atoms occupy alternate tetrahedral voids। तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, ये आपके सॉलिड स्टेट में बहुत काम में आती है, ध्यान रखना। ये आप सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ोगे। एफसीसी जो आपका स्ट्रक्चर होता है, तो एफसीसी में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, हाँ तो बोल दो। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, जो भी एटम एफसीसी लैटिस बना रहा है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा, और कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा। जी हाँ, तो इस तरह से ये एफसीसी लैटिस बना। ये सब के सब कौन से एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो ये तो गया एफसीसी लैटिस। अब एक एफसीसी लैटिस में क्या होता है, हर बॉडी डायगोनल पर, ईच बॉडी डायगोनल कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कितनी वॉइड्स होती हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। तो जैसे मान लो इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाऊं तो ये एक बॉडी डायगोनल बनेगा। इस बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां होती है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां होती है। इस तरह से एफसीसी लैटिस में टोटल 8 वॉइड्स होती हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कितनी होती हैं, 8। लेकिन उसमें से सिर्फ ये कितनी ऑक्यूपाई करेगा, हाफ। ऑल्टरनेट का मतलब
हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। तो अगर एक कार्बन इधर है तो दूसरा कार्बन यहां होगा, तीसरा कार्बन यहां कहीं होगा, चौथा कार्बन यहां कहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा, देखो आप, ये कार्बन जो होगा ये बाकी बचे हुए इन 4 कार्बन्स के साथ टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होगा। इसी तरह ये कार्बन इससे कौन से मैनर में अरेंज होगा, टेट्राहेड्रल, जो मैंने यहां दिखाया था आपको। तो ध्यान रखना, ये डायमंड का लैटिस है। तो डायमंड का लैटिस कैसा होता है, एफसीसी। उसमें कार्बन एटम ही एफसीसी लैटिस बनाता है और कार्बन ही क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो अगर आप एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो वो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है। ये तो शायद आप सभी जानते होंगे कि कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8। ये पता है सबको, किसी को डाउट है इसके अंदर? जो फेस वाला एटम है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ। तो आप देखो कितने कॉर्नर एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 फेस वाले, प्लस ये तो पूरे पूरे अंदर है 4। तो टोटल आपको कितने एटम्स मिलेंगे, 8। यानी डायमंड के एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 8 कार्बन एटम्स होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? बाकी इसको हम वापस से सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ेंगे तो इसका और एनालिसिस कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि डायमंड की स्ट्रक्चर होती है। तीसरी चीज, क्योंकि यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंस नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, तो बताओ डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें, इट इज अ गुड कंडक्टर और इट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। देन ग्रेफाइट। अब हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये आप सभी जानते हो, बचपन से पढ़ते हो कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो हीट का भी वही होगा। डायमंड की हीट कंडक्टिविटी यानी हीट कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्रेफाइट से क्या होती है, ज्यादा। तो ये 2 प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान रखें, ये तो आपको दिख ही जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। कॉपी करें, फिर मिलते हैं अगले से। हो गया, चलिए देखें अपना सेकेंड एलोट्रॉप जिसका नाम है ग्रेफाइट। अच्छा एक चीज और यहां ऐड कर देना, बताओ डायमंड में हर कार्बन एटम कौन से स्टेट में होगा, sp3, क्योंकि 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ रहा है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 other carbon atoms through sigma bonds forming hexagonal sheets। ये hexagonal layers लिख लो आप। and the 4th electron is used to form pi bonds which are delocalized over the entire layer। तो देखिए ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, हर कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम्स के थ्रू सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर कार्बन के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को यूज करता है अगले कार्बन एटम के साथ पाई बॉन्ड बनाने में। देखिए पहले तो लेयर्स फॉर्म करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं जिसमें हर कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है, लाइक दिस। समझ पा रहे आप लोग? अब क्या होगा, देखो ये कार्बन का अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का अनपेड इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड बना लेगा। ऐसे अगला इस कार्बन का और इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड बना लेगा, ये एक पाई बॉन्ड बना लेगा, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। इस तरह से यहां पे आप आगे चलते जाओ,
ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां से ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इधर से आपका ये पाई बॉन्ड बना लेगा इधर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होते हैं और ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, इधर मूव करते आएंगे, तो पूरी शीट के ऊपर डीलोकलाइज्ड होते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, मोबाइल क्यों है, क्यों, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड होते हैं। सो ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी along the sheet or along the layer। तो इस लेयर के along क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ध्यान दे, तो एक लेयर है, ऐसी और भी लेयर्स बनती हैं, तो ऐसी एक और लेयर बनेगी, हेक्सागोनल लेयर। ठीक है, फिर से वही डबल बॉन्ड्स होंगे आपके पास ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। तो ये जो लेयर है और ये लेयर है, ये दोनों लेयर्स क्या होती हैं, आपस में कौन से फोर्स के थ्रू बॉन्डेड होती है, वेंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू। कौन से फोर्स के थ्रू, वेंडरवॉल। तो आप यहां पे ध्यान लिख सकते हैं कि द टू लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो सिर्फ अलोंग द लेयर होती है। किसके लिए होती है, अलोंग द लेयर। अक्रॉस द लेयर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना कि ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द लेयर, अक्रॉस द लेयर्स। तो सिर्फ लेयर के लॉन्ग इधर से इधर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इधर से इधर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो मैं सिर्फ सिंबल से बना रहा हूं इसको कि इधर से इधर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप अक्रॉस द लेयर बनाओगे देन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ पा रहे हैं? हाँ, एक और छोटी चीज, फिर सारा ही कॉपी कर लेना। ये मैं आपको बता चुका हूं कि डायमंड इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। तीसरी, डायमंड और ग्रेफाइट में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑल्दो मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म। सो अब ध्यान रखना, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली, ये मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री में सिखा चुका हूं, मोर स्टेबल फॉर्म। इसलिए हम कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन लेकर चलते हैं, ग्रेफाइट लेकर चलते हैं, और ग्रेफाइट की फॉर्म में उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कितने लेकर चलते हैं, 0। तो थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट एक ज्यादा स्टेबल फॉर्म है एज कंपेयर टू डायमंड। और चौथी चीज, थर्मोडायनेमिकली डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन फेवर करता है, मतलब डायमंड किस में कन्वर्ट होना चाहता है, ग्रेफाइट में, लेकिन सॉरी उल्टा बोल गया, ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन फेवर करता है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोसेस को बहुत हाई एक्टिव एनर्जी चाहिए होती है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है। इसलिए हम नॉर्मल लाइफ में ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके कन्वर्ट होने के लिए कई साल चाहिए होते हैं, और वो कब बनता है, जब अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होते हैं, आपके पास जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो चला जाता है, तो वो टाइम के साथ साथ लंबे टाइम के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, डायमंड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो भी आप ध्यान रखना, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं इस चीज को, छोटी सी चीज आप और ध्यान रखें, बाकी आप लिखना शुरू कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली कन्वर्जन of graphite into diamond is favorable, but the reaction is very slow and requires high activation energy।
क्या चाहिए होती है रिएक्शन को? हाई एक्टिविटी चाहिए होती है, इसलिए ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, होता कहां पर? ये अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। चलिए कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं तीसरे एलोट्रॉप्सिस का नाम है फुलरिन। चलिए देखो थर्ड जो आपका एलोट्रॉप है दैट इज कॉल्ड फुलरिन। अब देखो फुलरिन के केस में क्या होता है, फुलरिन को आप जानते हैं, उसका एक और नाम से जानते हैं, बकमिंस्टर फुलरिन, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, बकी बॉल्स भी बोलते हैं। तो बकी बॉल्स भी एक स्पेसिफिक फॉर्म को बोलते हैं, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। तो आप देखें बनता कैसे है, सबसे पहली बात तो कि जब ग्रेफाइट इज बर्न्ड in absence of air by an electric arc or soot like material, ना ब्लैक सूट, जैसे आप कभी दीपक जलाते हो, ठीक है, तो उसमें से काला काला धुआं निकलता है ना, दैट इज अ सूट। तो वो हाँ जो सूटी फिल्म को आप बोलते हो, तो सूट लाइक मटेरियल is obtained which contains C60 and C72 यूनिट्स। तो ये दोनों ही फुलरिन के अंदर आते हैं। फुलरिन के स्ट्रक्चर में C60 C72 दो तरह के होते हैं, और भी होते हैं, CN होता है, बट मेनली आप C60 के बारे में बात करते हो। तो हम जिसको फुलरिन बोल रहे हैं C60, इसी को हम लोग बकमिंस्टर फुलरिन या फिर किसके नाम से जानते हैं, बाय द नेम ऑफ बकी बॉल्स। तो हमारे काम की स्ट्रक्चर यही है C60। आप ये ध्यान रखना, इसकी स्ट्रक्चर में 20 तो आपके पास कौन सी रिंग्स होती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स। कौन सी रिंग्स होती हैं? 6 मेंबर्ड रिंग्स। और 12 क्या होती हैं आपके पास? 5 मेंबर्ड रिंग्स। तो हम इसके स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। तो उसके अंदर से फुटबॉल देखिए ना, अपने फुटबॉल के अंदर हेक्सागोनल पैचेस भी होते हैं और पेंटागोनल भी होते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही होता है, इसीलिए हम इसको बकी बॉल्स के नाम से जानते हैं। दिखने में फुटबॉल के जैसी दिखती है। तो 26 मेंबर्ड रिंग्स है, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स है। अब छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है कि अ 5 मेंबर्ड रिंग कैन ओनली फ्यूज विद और 6 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ किसके साथ फ्यूज हो सकती है? 6 मेंबर्ड, बट अ 6 मेंबर्ड रिंग may fuse with both 5 and 6 membered rings. ठीक है, तो एक 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ के साथ फ्यूज हो सकती है 6 मेंबर्ड के साथ, जबकि आपकी एक 6 मेंबर्ड जो है वो 5 और 6 दोनों तरह के रिंग के साथ क्या हो सकती है? फ्यूज हो सकती है। तो देखें जैसे क्या स्पार्क, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाकर जो इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। अब बताओ ये 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ किसके साथ फ्यूज होगी? 6 मेंबर। तो इसको सराउंड करते हुए क्या आएंगे आपके पास? 6 मेंबर्ड रिंग्स आती हैं लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये आपके पास, तो इधर एक 6, ये 5 हो गई, 6 ही है ना, वो चपटी हो गई थोड़ी, बस वो स्ट्रक्चर वैसी बनी है ना, ऐसे ही। तो ये जो होगी ये भी आपके पास कैसे रिंग होगी? एक 6 मेंबर्ड। फिर ये वाली जो होगी वो भी कैसी होगी? आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग होगी। तो वो आप समझ लेना इस चीज को, जैसे यहाँ मैं बनाऊं, वो थोड़ा मेरा ड्राइंग आप जानते हो माशाल्लाह। ठीक है, तो देखो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ फ्यूज होगी? 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, तो एक 6 मेंबर दूसरे 6 मेंबर से फ्यूज्ड है। यहाँ पर फिर से क्या होगी? अब ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनती है, हाँ। तो यहाँ पर फिर से क्या बनेगी? एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी लाइक दिस।
तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से इसमें टोटल 20 तो क्या मिलेंगी आपको 6 मेंबर्ड रिंग्स, और 12 आपके पास क्या होती है 5 मेंबर्ड रिंग। ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? प्योरेस्ट। मतलब डायमंड और ग्रेफाइट से भी प्योर फॉर्म कौन सा होता है आपका? फुल रिंग। हाँ बोलो। वो तो पूरी स्ट्रक्चर बनेगी तो उसमें आती है। हाँ, फुटबॉल देखिए आपने, जैसे फुटबॉल होता है वैसा ही होता है एग्जैक्ट। उसमें 12 5 मेंबर रिंग्स होंगी। क्या? हाँ सी, हाँ अरे तो कॉमन भी तो कार्बन है, ये कॉमन 3 में कार्बन 3 रिंग के अंदर कॉमन है ना। 12 6 72 एंड 12 5 60, 60 प्लस 72 132 होना चाहिए था। चलिए कॉपी करें, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखें। तो ये 3 एलोट्रॉप्स होते हैं आपके पास, फुलरिन, ग्रेफाइट और डायमंड। ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। उसके अलावा आपके पास क्या होते हैं? अमॉर्फस एलोट्रॉप्स होते हैं। तो मन कर थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि कौन कैसे बनता है। देखो, एक आपने शायद कभी आपके काम में आ जाए, नाम सुना होगा लैम्प ब्लैक, सुना है कभी? नहीं सर, हमने नहीं सुना। अगर आप कभी गाँव में गए हो, थोड़े दूर दराज के गाँव में, तो वहां पे औरतों के लिए मेकअप की सामग्री अवेलेबल नहीं होती है। तो वो काजल लगाने के लिए क्या करती है, जिस तवे पे रोटी बनाती है ना, उसी में पीछे वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उससे उंगली लेती है और यहाँ काजल लगा लेती है। क्योंकि मैंने बचपन में देखा हुआ है। हाँ, कई तरीके होते हैं। ऐसा भी करते हैं कि दिया लो घी का, उसके ऊपर जलाओ, उसके ऊपर उल्टा दिया रख दो, तो उस दिए के अंदर काली लेयर बन जाती है बिल्कुल चिकनी, उससे भी वो, हाँ कैसा भी, दैट इज कॉल्ड लैम्प ब्लैक। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स are burnt in limited supply of air. To produce lamp black, which is used as a pigment for ink. तो जो ब्लैक इंक्स होती है उनके लिए पिगमेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो जब इंडिया के अंदर लोरियल और कौन कौन से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो सब नहीं आए थे, लैक्मे, कलर बार, क्या हैं? किसने बोला आपसे ये बात? वेरी गुड। लैक्मे और लक्ष्मी का क्या लेना देना? लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका भी मतलब वही होता है, लक्ष्मी। अच्छा, पैसा, फोर्स पता नहीं है। हुश, इधर आओ। एक चीज, दूसरी चीज देखें, आपने नाम सुना होगा कोल, सॉरी चारकोल, ठीक है। तो चारकोल कैसे बनता है? सॉरी, कोल और चारकोल, एक तो होता है कोल और एक होता है चारकोल। तो कोल कैसे बनता है? ऑन हीटिंग कोक इन एब्सेंस ऑफ एयर। और ये क्या होता है? वुड कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो उसमें क्या होता है, हीट करने पर वुड चारकोल, वुड कोल के अंदर जो भी गैसेस होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो पोरस बन जाता है। ठीक है, सेम से जब आप कोक को हीट करते हो, तो कोक को हीट करने पर भी क्या होता है, उसमें जो भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं उसके सरफेस के ऊपर छेद करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो होते हैं रिलेटिवली पोरस होते हैं, और ये सभी के सभी क्या है, इसकी अमॉर्फस फॉर्म्स है। कौन सी फॉर्म्स हैं? अमॉर्फस फॉर्म। तो ये आपके पास कार्बन की क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म्स हैं। एक और छोटी सी चीज, वैसे तो ये बचपन में आपने सीखा होगा, लेड पेंसिल्स होती है ना, लेड पेंसिल जानते हो? इन लेड पेंसिल्स के अंदर 0% लेड होता है। क्या होता है? 0% लेड। ये सिर्फ किसकी बनी होती है? तो आप जो पेंसिल्स यूज करते हो सब लेड पेंसिल्स ही हैं, उसके अंदर लेड नहीं होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। कई बार बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लेड पेंसिल कंटेन्स
ऑप्शन ए 20% लेड, 40% लेड, 30%, 0%। तो ध्यान रखना, नाम लेड पेंसिल्स हैं लेकिन ये एक्चुअली लेड पेंसिल्स नहीं होती हैं। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे और चीजें डिस्कस करें। चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालें। ये तो गए कार्बन के एलोट्रॉप्स। अब कार्बन के कुछ कंपाउंड से मिल लेते हैं। तो कार्बन के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स तो है नहीं, जो हैं उनसे आप पहले ही मिल चुके हो, तो एक बार और मिल लेते हैं। हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मीथेन मीथेन की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो कार्बाइड्स। समय आ चुका है वापस से आपकी स्मरण शक्ति को परखने का, आपकी याद रखने की पावर, मेमोरी। कितने टाइप के कार्बाइड्स बनाता है कार्बन? 4। CaC2, टेल मी सम मोर। कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 सीधा कैल्शियम कार्बाइड। उससे पहले भी एक क्लासिफिकेशन था। हाँ, एक तो होता है आपके पास आयोनिक और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स। दूसरे मॉलिक्यूलर, कोवलेंट, मेटालिक कार्बाइड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कार्बाइड्स। हाँ वेरी गुड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नहीं बोलते लेकिन उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ये कहाँ पढ़ाया था सर? हैं वहाँ वहीं पढ़ाया था अपन ने, सब पढ़ाया। हाँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था ना। हाँ भाई, आयनिक और सॉल्ट के भी 3 अलग टाइप होते थे। सलाइन, वलाइन, फिदाइन, हैं? फुलरेन। क्या भैया, बहुत खाने की बातें कर रहे थे। पार्टी चाहिए तुमको? तो पार्टी कराइए तो। चलो तुमको पार्टी देंगे। इनके नाम बता दो तीनों के। कुछ इसने कुछ वो किया था ना, याद है आप लोगों को? हाँ सर मुझे याद है, पता नहीं, पढ़े नहीं सर। दिवाली को कब पढ़ोगे? दिवाली में पढ़े सर, फिजिक्स में। दिवाली में पढ़े रहे होंगे आप। फिजिक्स पढ़े रहने का तो आदेश था ना। देखें ये 3 तरह के होते हैं। नाम मिथेनॉइड्स, मिथेनाइड्स, सॉरी। आगे तो बोल दो आप, अभी बोल दो। नालायकों है, देख के बोल रहे हो। तो क्यों बोल रहे हो देख के? लाहौल भी लाख हुआ थे तो फिर। दूसरे क्या होते हैं? एसिटिलाइड्स, एलालाइड्स। हाँ चलो तो फॉर्मूले बता दो। ये फिर देख लिया, अरे नालायक इंसान। C2 minus C3 ये पहले बोलेगा। तो देखें आप, C4 माइनस हाइड्रोलिसिस पर क्या बनाता है? मीथेन, इसलिए हम इनको बोलते हैं CH4। कोई एग्जांपल? जैसे CaC2। सही है CaC2? नहीं वो तो चाहिए। हाँ सही है। CaC2 सही है। देखो कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, ठीक है? तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2 और ये 4 माइनस, उल्टा लिख दिया, सॉरी CaC2 नहीं आएगा। हाँ सही बात, CaC2 नहीं आएगा। C4 माइनस में आपके पास आ जाएगा Mg2C आ सकता है। भाई देखो Mg क्या होता है? 2+ और ये क्या होगा? C4 माइनस। तो ये आ सकता है, Ca2C भी हो सकता है, C3 हो सकता है। तो Al4C3 लिख लो इसका आप एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल है। Al4C3 पहले जो लिखा है वो केटायन, बाद में जो लिखा है एनायन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al3+ और C4 माइनस बनेगा। ये CaC2 देखो कैल्शियम पे होता है +2, इसके +2 को बैलेंस करने इस पे 2 माइनस आ गया। और ये आपके पास एलाइलाइड्स C3 माइनस, तो C3 माइनस में आप बना लो Mg2C3 बना लो। तो देखो Mg पे चार्ज कितना होता है? 2+, C3 पे 4 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो 1:2 का रेशियो आ गया, तो 2 × 3 ये बन गया Mg2C3। बोलो समझ में आ रहा है? ये चार्ज बैलेंस कर लो, 1 mg पे होता है +2, तो +2 को बैलेंस करने के लिए इस पे कितना चार्ज आएगा, सॉरी +2 × 2 इज +4, तो +4 को बैलेंस करने के लिए इस पे कितना आएगा, 4-। तो ये आपके पास 3 कैटेगरी है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर भी पढ़ाया था कि डिपेंडिंग ऑन कि वो हाइड्रोलाइज होकर क्या प्रोडक्ट बना रहा है, हम आयनिक कार्बाइड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मीथेनाइट्स, एसिटिलाइट्स और एलाइलाइट्स। तो ये क्या बनाएगा, C2 हाइड्रोजन अटैच करते जाओ तो ये बनाएगा C2H2 जिसका नाम होता है एसिटिलीन। यहाँ 4 हाइड्रोजन अटैच करो तो ये बनाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसको हम प्रोपाइन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको कार्बाइड दे देगा, उसके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट डायरेक्टली पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम करीबन तीसरी बार इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं और अभी तक भी आप लोगों को ये याद नहीं है प्रॉपरली, ठीक है? तीसरी बार है, शायद मैंने एस ब्लॉक में भी पढ़ाया था इसको, देखना आप। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा दिया, एस ब्लॉक में पढ़ा दिया, पी ब्लॉक में पढ़ा दिया, हो सकता है डी ब्लॉक में भी पढ़ा दूं, ठीक है? कोवेलेंट कार्बाइड्स, तो जो भी नॉन मेटल्स कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं उनको हम कोवेलेंट कार्बाइड्स बोलते हैं। जैसे एक होता है SiC सिलिकॉन कार्बाइड, हाँ वेरी गुड, इसका नाम होता है कार्बोरंडम। ये सीखा आता है। हाँ, ये यूज आता है फॉर मेकिंग टूल्स, ये बहुत हार्ड होता है, डायमंड के हाँ बराबर इसकी हार्डनेस होती है, इसलिए टूल्स बनाने के अंदर काम में आता है, कटिंग टूल्स बनाने के अंदर। ऐसे ही एक और होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, B4C बोरोन कार्बाइड। ये याद क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ हाँ जैकेट्स या वेस्ट्स। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स मैंने बताया था, जहां पे कार्बन क्या होता है, मेटल लैटिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है Fe3C, इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सीमेंटाइट। ऐसे होता है Cr4C3, ये भी एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड है, क्रोमियम कार्बाइड। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स ही फॉर्म करते हैं जनरली, फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स। तो यहां पर क्या होता है, जो मेटल का लैटिस बनेगा, ये Cr, इधर Cr, इधर Cr, इनके बीच का जो गैप है इन्हें हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो यहां पर कार्बन आइटम आकर बैठ जाएगा और इस तरह से जो कार्बाइड्स बनते हैं उन्हें हम कौन से कार्बाइड्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन कार्बाइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बन कितने तरह के कार्बाइड्स बनाता है। 3 तरह के मेन होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। नेक्स्ट अगर हम मूव करें अगले पार्ट पर, तो नेक्स्ट हम इसके ऑक्साइड्स देखने जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। सो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो एक तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिससे आप सब मिल चुके हो, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब आप कार्बन को या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर बर्न करते हो तो आपको क्या मिलती है, CO, ठीक है? तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, CO इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल गैस। तो पहली बात, CO कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और गैस कैसी होती है, न्यूट्रल। और कोई न्यूट्रल गैस का एग्जांपल? वेरी गुड, NO, N2O एंड CO, ये 3 आपकी मेन न्यूट्रल गैसेज जो आपके काम में आती रहती है, तो ध्यान रखना। कौन सी? N2O, N2 इज एन इनर्ट गैस। ऑक्साइड्स और इनको डिफाइन है, तो Cl2 भी न्यूट्रल हो गई, O2 भी न्यूट्रल हो गई। ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है? दूसरी चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम में आएगा, ये सॉल्ट एनालिसिस में भी काम में आता है। CO जब भी बर्न होती है, ये CO का आइडेंटिफिकेशन है, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा के लिए ध्यान रखें। अगर कोई गैस ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो रही है तो 99% टाइम्स वो कौन सी गैस होगी, CO गैस होगी।
चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, CO इज अ पॉइजनस गैस। क्यों? हाँ तो इसीलिए तो पॉइजनस है, ऑब्वियस। बहुत बढ़िया आंसर है। व्हीकल से निकलता है ना सर? हैं? व्हीकल से? फिर मरते तो नहीं हम। इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है जो लेस पॉइजनस कराता है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ CO पॉइजनस क्यों है? एक ऑक्सीजन कम है। इसमें ऑक्सीजन कम होती है ना, हाँ 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 हाँ, वो ऑक्सीजन होती है ना। उसको कंज्यूम कर लेगा, कम ऑक्सीजन हो जाएगी तो फिर वो बहुत बढ़िया। CO ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा। CO2 बनाने के लिए। हाँ सर। तो बची तो CO प्लस आप लोग यूज वो करो। सर ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो जल्दी जल्दी रिएक्शन करता सर है। सर सर हाँ हाँ याद आया, चमका। कंपाउंड में भी होता है सर ऐसा। हाँ क्या होता है? जाएगी जाएगी। हीमोग्लोबिन के साथ कुछ बहुत बना जल्दी करके react कॉम्प्लेक्स कर लेगी। क्रिएट कर लेगी, कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेगी तो फिर वो ब्लड में चली जाएगी, फिर वहां से ऑक्सीजन कैरी नहीं करने देता। सर ने वो यही बात ऑक्सीजन को है। रिएक्शन नहीं करने देता है, ये बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन का होने लगता है ना। फिर ऑक्सीजनेटेड वो तो ब्लड फिर खत्म हो जाएगा हम लोगों के बॉडी। डीऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड। सर वही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हाँ चलिए देखो, CO एक पॉइजनस गैस है। क्यों? एज इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद hemoglobin which is 100 times रिएक्टिव more stable than नहीं सर, ऑक्सीजन से रिएक्शन ज्यादा। the complex formed by oxygen। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देगा? CO के साथ, ड्यू टू विच देयर विल बी deficiency of oxygen। And the person will die। डाई होने में टाइम लगेगा, मरने में टाइम लगेगा। पहले तो डिजीनेस आएगी, फिर बेहोश होगा, फिर भी कोई नहीं आया बचाने, तब जाके वो बूम। और होता क्या, जनरली जब आग लगती है तो लोग इसकी वजह से कम मरते हैं, वो पहले दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। जो लंग्स के अंदर इतना धुआं चला जाता है उसकी वजह से डेथ हो जाती है। बट स्टिल CO इज पॉइजनस। सो क्यों है ये आपको रीजन ध्यान रखना होगा। कई बार इस तुच्छ प्रकृति के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, और जैसे आप लोगों से कोई आंसर दे नहीं पाया तो आप लोग गलती करके आते हैं। सर मैंने हाँ, तुम दोनों मिलकर पास पास बेटर होगे तुम एग्जाम में भी दोनों, है ना? है? मेजर क्वेश्चन दिए थे। हाँ मेजर पोर्शन दिए थे। ये भी दिया तो पॉपुलर मिल के दिया। क्या कॉपी करोगे? चलो करो जल्दी से। चलिए फिर देखें कुछ और चीजें। फिर से आपको अपने घुटनों दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। घुटनों पे तो डालना पड़ेगा। कहीं भी जोर डाल के दिमाग की बात करते हैं। CO plus CH4 plus N2। प्रोड्यूसर CO plus N2 प्लस CO होगी सर, NO2 प्लस CO। N2O plus CO। हाँ हाँ भाई, CO plus N2 plus CH। अरे वो भी है ना सर। अच्छा CH4 plus CO plus H2O। H2O। CO plus H2। बस 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 H2। अबे पार्टी बदल दी। तीन तीन लिखोगे, बोलो CO plus H2। CO plus H2 बस CO बस plus CH4। हाँ अबे एक जगह तो टिक जाओ। अच्छा H2O हटा दूं? हाँ, बस। क्या कर रहे हो? एक बार बोले कि देख लो तो ढूंढने से तुम्हें मिलेगा। वाटर गैस बोला था, वाटर फेंक नहीं बोला था। यार क्या लेना? कुछ नहीं, वाटर गैस बन गई।
हाँ बताए बताओ, यही सही है। हाँ मिस्टर हसन अली। सर बस इतना याद है कि 3 है उसमें, कौन कौन से CH4 भी। हाँ नीले बाबू, नो कमेंट्स। हाँ देख लिया, चलिए बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से। इसे आप सिन गैस के नाम से भी जानते हो। वो कोल गैस का हाँ अब क्या है, कंफ्यूज याद है। मैंने क्या कंफ्यूज है, मैं तो पूछा हूँ ये तो। हाँ ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जिंदगी में जो आपको कंफ्यूज आ देंगे। तो क्या करें? कुछ नहीं, इग्नोर करो। हाँ और क्या। चलिए देखिए अगला, सीओ के अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से यूज करता है ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए। फिर ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, it act as a ligand and form complex compound या coordination compound with transition metals। ये लैंग्वेज आप समझ में आ रही होगी। जैसे आपने देखा होगा ये कॉम्प्लेक्स बनता है NiCO4, FeCO5, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स। किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस ये अपन फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं ना, वहां पर और डिटेल में पढ़ते हैं कि जो आपका CO होता है वो एक लिगेंड की तरह काम करता है। इसकी जो बॉन्डिंग होती है उसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से। तो हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अभी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो एक लोन पेयर रखता है और उसको डोनेट कर सकता है, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लिगेंड ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक और छोटी सी काम की चीज, CO इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ड्यूरिंग मेटलर्जी ऑफ आयरन, या पढ़ोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लोगों को लगता है कि आयरन की, जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। नहीं, वहां पर मेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वहां पर जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe3O4, उसकी रिएक्शन CO से करवाने पर आपको मिलता है Fe प्लस CO2। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, 4CO2, इसको लिख लो 4CO। तो इस तरह से ये Fe3O4 को किसमें रिड्यूस कर देता है? आयरन के अंदर रिड्यूस कर सकता है। तो CO एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और कई जगह जहां पर हम कार्बन को यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम किसको यूज करते हैं? CO को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला ऑक्साइड आता है वो कौन होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लिख लिया आप लोगों ने? ये नहीं लिखा? चलो तो इधर आ जाते हैं, ये तो लिख लिया होगा है ना। तो ये लिख लिया है, तो यहां पर आ जाते हैं। देखो 2-3 छोटी छोटी चीजें और सीख लो जो आपके काम में आएंगी। फिर यहाँ पे कार्बन खत्म, फिर हम बात करेंगे सिलिकॉन की। तो देखें जो अगला ऑक्साइड है कार्बन का वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो इसको आप एक सॉलिड CO2 बताओ किसके नाम से जानते हो? ड्राई आइस, या फिर आप इसे कार्ड आइस भी बोलते हो। ठीक है, तो सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस या फिर कार्ड आइस के नाम से जानते हैं। CO2 जो है इज एन एसिडिक गैस। कैसे? पानी में डिसॉल्व करने पर यह बनाती है H2CO3, जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो CO जहां न्यूट्रल थी, CO2 कैसी गैस है? आपकी एसिडिक गैस है। तीसरी चीज, CO2 is used in fire extinguishers। हाँ, अग्निशमन यंत्र। As it is heavier than air,
so it displaces oxygen and extinguishes the fire. तो जहां पर भी आग लगी है, भाई मान लो यहां आग लगी हुई है, ठीक है, या आग जल रही है, आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जैसे आपने इसके ऊपर CO2 छोड़ा, CO2 क्या करेगी? सारी O2 को डिस्प्लेस कर देगी, क्योंकि ये O2 से हैवियर है। O2 चली गई, थोड़ी देर में क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो फायर अपने आप क्या हो जाएगी? दब जाएगी। ठीक है, तो इसका एक मेन काम ये भी होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर काम में आती है। बाकी और CO2 की कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए। CO2 पॉइजनस नहीं होती है, लेकिन क्योंकि CO2 O2 से हैवी है, तो अगर आप किसी खड्डे में गिर गए, किसी कुएं में गिर गए या किसी गहराई के पास में गिर गए, तो वहां पर क्या होगा? CO2 बीइंग हैवियर, वो नीचे आती जाएगी और O2 को डिस्प्लेस करके ऊपर ले आएगी। तो वहां पे आप ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से मर सकते हो, लेकिन सिर्फ CO2 बॉडी के अंदर जाने से हमारी डेथ नहीं हो सकती है। ठीक है, CO2 बनती है, बनाने के प्रोसेस है, कार्बन को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करो। एल्कोहल, इथेनॉल का जब फर्मेंटेशन होता है, जिससे ग्लूकोज बनता है, साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? CO2 मिलता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको CO2 के बारे में पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, CO2 की लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और इसमें कार्बन कौन सी स्टेट में होता है? sp हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर होता है। एक और ऑक्साइड होता है कार्बन का, दैट इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। फॉर्मूला इज C3O2। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये ऑक्सीजन के थ्रू मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। इंपॉर्टेंट इज किसको बनाया कैसे जाता है? तो आपके पास एक एसिड होता है CH2COOH, दिस इज मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड का जब आप P4O10 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करते हो, तो आपको क्या मिलता है? C3O2 along with formation of 2H2। तो ये आपकी मेन रिएक्शन है, और ये आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेलोनिक एसिड के डिहाइड्रेशन से आपको क्या मिलता है? कार्बन सब ऑक्साइड मिलता है। सही है। छोटी सी एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, शायद मैं पहले बता चुका हूं, इतनी सी जगह और चाहिए मुझे, ये भी आप ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनाइड और साइनामाइड में बहुत फर्क होता है। कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, क्या होता है? CaCN2। और कैल्शियम साइनाइड क्या होता है? CaCN होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम साइनाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को N2 के साथ हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2 अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर आपको याद नहीं रखना, चिंता मत करो, रिएक्टेंट याद रखने। CaC2 और N2 को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट CaCl2 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको मिलता है CaCN2+C। ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ये कंपाउंड है कैल्शियम साइनामाइड और ये है प्लस कार्बन। इन दोनों के इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रोलिम। क्या बोलते हैं? और ये किसकी तरह काम करता है? एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? फर्टिलाइजर की तरह। फर्दर अगर आप इस मिक्सचर को और हीट करो तो हीट करने पर आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम साइनाइड मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जेई 2017 या 18 में ये पूछ चुका है नाइट्रोलिम, सॉरी ये कैल्शियम साइनामाइड कि कैल्शियम साइनामाइड कब कहां किससे बनता है। तो अब ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा पूछ सकता है। CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ हीट करोगे तो आपको कैल्शियम साइनामाइड मिलता है अलोंग विद कार्बन। कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिक्सचर को हम किसके नाम जानते हैं? नाइट्रोलिम, जो कि किसकी तरह काम करता है? एक फर्टिलाइजर की तरह। और इस मिक्सचर को और हीट करो तो आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम साइनाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस ध्यान रखें। बाकी कार्बन के और कोई कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक CO2 का यूज होता है, CO2 फर्टिलाइजर बनाने के काम में भी आती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया जानते हो? तो बस NH3 को जब आप CO2 के साथ हीट करते हो तो ये बनाता है NH2CONH2। तो ये यूरिया बनाने के काम में आती है, इसका आप ध्यान रख लेना। एक रिएक्शन ये भी होती है। बाकी बस ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। CCl4 एक होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3,
तो आप इसको जानते हो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जो मेनली एक एनेस्थेटिक की तरह काम में आता है। क्लोरोफॉर्म में एक टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं लेयर टेस्ट। क्या बोलते हैं? लेयर टेस्ट। तो वो हम जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पे कवर कर लेंगे, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। CHCl3 एक पोलर सॉल्वेंट होता है, कार्बन का ही हैलाइड है, जैसे CCl4 होता है, तो CCl4 के एक क्लोरीन को H से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा पास? CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होगा, CHI3 क्या होता है? आयोडोफॉर्म होता है। ये सब आप ऑर्गेनिक के अंदर यूज करते हो, यहाँ उनकी कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये था आपका कार्बन 14th ग्रुप यानी कार्बन फैमिली का पहला मेंबर। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे सिलिकॉन की। किसकी? तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज, फिर हम सीखेंगे सिलिकेट्स। पढ़े थे ना सिलिकेट्स? तो रिवाइज करके आ जाना, ठीक है। सिलिकेट्स के बाद मैं पढ़ाऊंगा सिलिकॉन्स की, सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, और फिर सिलिका के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, या मतलब कंपाउंड्स यही है, उनके और जो इंपॉर्टेंट यूजेस होंगे वो हम लोग डिस्कस करके 14th ग्रुप को खत्म करेंगे और फिर किसकी तरफ मूव करेंगे? 15th ग्रुप की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।